हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 विषय विज्ञान का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। दोस्तों, ये जो सेल्सियस है इसका हमें इसके अंदर फॉर्मूला लगाना होगा। तो फर्स्ट है इसके अंदर 300 के, तो यहाँ पर सेल्सियस का फॉर्मूला होता है K-273। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 300 - 273, तो क्या हो जाएगा हमारे 27 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। बी वाला है 573 के इक्वल्स टू, तो यहाँ पर भी हम सेल्सियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेल्सियस इक्वल्स टू K-273, तो K क्या है हमारे पास 573, तो 573 - 273 इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो जैसा कि आपको पता है हमने अभी सेल्सियस निकालना सीखा और अब हमें इसी तरह केल्विन निकालना सीखना है। तो केल्विन को हमें किस प्रकार करना है, इसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने माइनस किया था K-273, इसके अंदर हम K+273 कर देंगे। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर सेल्सियस प्लस 273, तो यहाँ पर हम हो जाएगा हमारे K में 25, तो 25 सेल्सियस है ना, तो 25 + 273, ठीक है, ये भी सेल्सियस है ना। तो ये हो गया K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे 298 के। बी है 373 डिग्री सेल्सियस, तो इसका हम कर लेंगे 373 + 273, है ना, तो ये हो गया हमारे K, तो क्या हो जाएगा 646 के। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम हिंदी मीडियम वालों के लिए। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। तो आपको कारण लिखना है। पहला है, नेप्थलीन को रखा रहने दो पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती। अदृश्य यानी कि जो दृश्य न हो, जो दिखती नहीं हो। तो यहाँ पर नेप्थलीन की बात हो गई है। तो देखो, नेप्थलीन की जो गोलियाँ होती है वो बिना कोई अवशेष छोड़ गायब हो जाती है, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ती, ठीक है, और गायब हो जाती है क्योंकि उनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी कि ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखो, कोई भी जैसे कि अपन बर्फ़ की डली लेते हैं, तो बर्फ़ का जो पीस होता है उसे अगर हम जलाएं, तो जलाएंगे तो बर्तन के अंदर जलाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो ठोस है वो लिक्विड बनेगा, यानी कि वो क्या बनेगा, द्रव बनेगा, वो पानी बनेगा। फिर पानी से वो क्या होगा, उबलेगा, क्या होगा, इवोपोरेट होएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें जो ठोस अवस्था है वो द्रव में बदलने की बजाय गैस में बदल जाती है। जैसे कि आपने कपूर देखी होगी, तो कपूर को अगर आप जलाओगे तो वो सीधा लिक्विड नहीं बनता, उसका क्या होता है, सीधा वो ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी कि उसकी गैस बन जाती है। तो ऊर्ध्वपातन इसी क्रिया को कहते हैं। भी है इसके अंदर हमें इत्र यानी परफ्यूम जो होता है उसकी गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। क्यों? ये सिंपल सी बात है, क्योंकि इत्र के जो कण होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, तो इसके कारण हमें जो इत्र है उसकी गंध प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा, इत्र के कण अपने आप हवा के कणों के साथ मिलकर चारों तरफ फैल जाते हैं। इत्र के कणों के इस तरह फैलने के कारण बहुत दूरी पर बैठे होने पर भी हम इसकी गंध प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। तो पहला है जल, दूसरा है चीनी, तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। आप मुझे कमेंट में जो वाटर है यानी कि जो पानी है उसका फॉर्मूला जरूर बताइएगा। तो देखो, इसका उत्तर हो जाएगा हमारे अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम गैस में, उससे अधिक द्रव में, सबसे अधिक ठोस में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद कर लेनी, यानी कि सबसे कम किस में होगा, गैस में, फिर गैस से थोड़ा सा ज़्यादा किस में होगा, हमारे द्रव में, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में। तो यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि यह ऑक्सीजन में सबसे कम, फिर जल में तथा सर्वाधिक चीनी में होगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे कम ऑक्सीजन में होगा, ऑक्सीजन गैस है। दूसरा चीनी क्या है, दूसरा होगा जल, क्योंकि जल क्या है, एक लिक्विड है, द्रव है, तो जल बाद में होगा। फिर उसके बाद चीनी क्या है, ठोस है, सॉलिड है, तो चीनी सबसे लास्ट में होगी सर्वाधिक। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। आपको फिजिकल जो है अवस्था बतानी है यहाँ पर। तो देखो,
पहला है इसके अंदर 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या है, द्रव अवस्था में होगा, यानी कि पानी बना हुआ रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस में ठोस बन जाएगा, यानी कि अगर आप पानी को रखते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप जो पानी रख रहे हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वाष्प बदल जाएगा, यानी कि वो इवोपोरेट हो जाएगा, हवा में मतलब मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। 6th क्वेश्चन है हमारे, पुष्टि हेतु कारण देना है हमें। पहला है जल कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कमरे के ताप पानी द्रव होता है क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब पानी का एक द्रव होता है ना, तो इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, वो किसी तरह मतलब कैसा भी बदल सकता है, लेकिन ठोस का एक आकार होता है। ठीक है, आपको जैसा कि पता है, यह उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। ठीक है, तथा यह आसानी से प्रवाहित हो सकता है अतः यह तरल है। ठीक है, ये चीज़ बहुत सिंपल है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो और आराम से नंबर पा सकते हो। भी है इसके अंदर, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। ठीक है, तो देखो लोहे की जो अलमारी है एक ठोस है, क्योंकि लोहा क्या है, ठोस होता है। ठीक है, क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है। अब लोहा जो है बिल्कुल निश्चित आकार रहेगा, आप इसे कोई भी मतलब गिलास में डालोगे तो गिलास के शेप में नहीं होगा, क्योंकि वो तरल नहीं है, ये ठोस है। तो ठोस क्या होते हैं, जिनका आकार नहीं बदलता, जिनका निश्चित आकार होता है उन्हें ठोस कहते हैं। और द्रव जिनका आकार जो है हम किसी भी बर्तन के अंदर रखें तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर लोहे की बात कही गई है कि ये प्रवाहित नहीं होती और जो द्रव है वो प्रवाहित हो सकता है। 7th क्वेश्चन यहाँ पे है 273 के यानी कि केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो आपको इसका क्या एक कारण बता देना आपको सिंपली। तो यहाँ पर बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इस पर क्या बनता है, मैंने आपको बताया बर्फ़ बनती है। ठीक है, फिर जल ठंडा होता है तो वो द्रव बन जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया तापमान पर बर्फ़ और जल को ठंडा करने पर बर्फ़ की शीतलता का प्रभाव अधिक होता है, यानी कि जो बर्फ़ है वो शीतल हो जाएगी, यानी कि वो लिक्विड फॉर्मेशन में हो जाएगी, वो द्रव बन जाएगी। तो उसका जो आप कह सकते हो कि उसका जो प्रभाव रहता है वो अधिक रहता है, किसके कंपैरिजन में, ठोस के कंपैरिजन में। क्योंकि जब बर्फ़ पिघलती है तो यह वातावरण में गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा अवशोषित करता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है हमारे यहाँ, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री तापमान पर जल उबलकर भाप बनता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र के लिए ABCD तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित आपको करना है। इसमें एक चित्र दिया गया जिससे आपको समझाना है। तो ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी, तो ये जो है आपको चित्र याद कर लेना होगा, ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि। तो यहाँ पर इसके उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर ए तो हो जाएगा हमारे संगलन। ठीक है, बी बन जाएगा वाष्पन, यानी कि वाष्प बन जाएगा। ई उदरपातन, मैंने आपको बताया ना, सीधा वो लिक्विड नहीं बनता, यानी कि वो द्रव नहीं बनता, सीधा ठोस से क्या बन जाएगा, वो उदरपातन के अंदर ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर ठोस से वो सीधा गैस में परिवर्तन हो जाएगा। जमना में जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा संघनन, और यहाँ पे निक्षेपण। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।